नमस्कार, मी पूर्वी भावे. 0 आवरमध्ये आपलं स्वागत. नेहमीप्रमाणे आज दिवसाभरातल्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती आपण चर्चा करणार आहोतच. मात्र त्याआधी एक विशेष मुलाखत. आज मुंबईमध्ये एबीपी नेटवर्कच्या आयडियाज ऑफ इंडिया 2026ला सुरुवात झाली. आज दिवसाभरामध्ये विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांनी आपापले विचार या मंचाच्या माध्यमातून मांडले. विकसित भारताचं स्वप्न कसं साकार करता येईल हे अनेक मान्यवरांनी पटवून दिलं. हे सगळंच आपण पाहणार आहोत, पण सुरुवात अत्यंत विस्फोटक अशा मुलाखतीनं. आणि ही मुलाखत आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची. महाराष्ट्रातील प्रत्येक निवडणुकांचं प्लॅनिंग ते मुंबईतील ऐतिहासिक विजय हे सगळं सांगत असतानाच पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशसह केरळमधील निवडणुकांसाठी फडणवीसांवरती कोणती जबाबदारी असणार आहे हेही त्यांनी एबीपी नेटवर्कच्या मुलाखतीत सांगितलंय. बघूयात. नमस्कार टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. तो जिन्हें कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मॉडल एमएलए कहा था, आज उन्हें महाराष्ट्र के लोग एक बहुत ही कुशल सीईओ कहते हैं. एक ऐसा सीईओ कम चीफ मिनिस्टर जिसकी नीतियों की तारीफ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली से लेकर डावोस तक होती है. और वैसे तो फडणवीस जी गूगल सर्च लॉन्च 1998 में हुआ था, लेकिन आप उसके कई पहले से वेरी डेटा ड्रिवन, वेरी वेल रिसर्च, वेरी डॉक्यूमेंट हैवी डिबेट्स माउंट करने के लिए जाने जाते हैं. यू आर अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन. आप बस इलेक्शन आते हैं तो आप हिंदू बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. मगर आपकी ये एक जो बड़ी अच्छी बात है जो हर कोई नोटिस करता है कि देवेंद्र फडणवीस जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने हर इलेक्शन को, छोटे से छोटा इलेक्शन से लेके बड़े से बड़ा इलेक्शन उतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं. और शायद वही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पहले तो अपने पार्टी को यहाँ की असेंबली इलेक्शन जिताया, फिर यहाँ की लोकल बॉडी इलेक्शन जिताया, फिर यहाँ की बीएमसी इलेक्शन जिताया, फिर जिला परिषद जिताया, फिर पंचायत समिति जिताया विद अ थंपिंग मेजॉरिटी. तो भाई, for a chief minister of this kind, ladies and gentlemen, one huge round of applause for the very dynamic chief minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis. कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ. अगर मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं परमानेंट अनएपोलोजेटिक हिंदू हूँ. मुझे पता था कि आपको उस बात से तकलीफ हो जाएगी. हाँ, और तकलीफ आपको है, मुझे नहीं है. नहीं, मेरे हिंदू होने से तकलीफ आपको हो रही है. आपको हुई सर, इसीलिए आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी समय तो यू आर द प्रोफेशनल पॉलिटिशियन दैट यू आर. जैसे इलेक्शन पास आता है ना फडणवीस जी, वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी, मगर आप एकदम अचानक से साफरिन हिंदू चोला पहन के निकल जाते हैं. देंगे जवाब? लेंगे जवाब? हाँ, बिल्कुल लूंगी जवाब. तो आप ये बात को समझ लीजिए कि मेरी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है. और मैंने हमेशा कहा है, चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं सेक्युलर हूँ. चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं करता. और चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरे इतिहास ने मुझे सिखाया है कि जो अच्छा है उसको लेना है. इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू होना, हिंदू बोलना, इसके लिए मतलब कोई अपोलोजेटिक होने की तो आवश्यकता नहीं है. मैंने कहा भी नहीं आपको अपोलोजेटिक होने के लिए, पर क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ, बिल्कुल बढ़िया. ओके. तो अब ऐसा है फडणवीस जी कि आपने पिछले 1 साल 4 महीने में जितने सारे मैंने इलेक्शंस जितवाए हैं, असेंबली इलेक्शन, बीएमसी इलेक्शन, लोकल इलेक्शन, क्या है और पंचायत इलेक्शन, जिला परिषद, सब जितवा दिया. अब कुछ बचा है यहाँ पर जीतने के लिए? क्योंकि यहाँ मैं देख रही थी ना, अब मीम्स चलने लगे हैं कि बीजेपी इतने नीचे तक पेनिट्रेट कर गई है कि अब महाराष्ट्र के स्कूलों में जाओगे तो क्लास मॉनिटर भी बीजेपी का मिलेगा. नहीं, अभी तो हम अमेरिका के चुनाव के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं. देखिए, ठीक है, चुटकी तो आप ले लीजिए फडणवीस जी, मगर ऐसा है कि आप ना यहाँ इतने सारे आपने चुनाव जिता दिए हैं, आप चुनाव जिताने की सर्टिफाइड मशीन बन गए. अब आपकी पार्टी के सामने थोड़े कठिन चुनाव है. यू हैव बंगाल, यू हैव तमिलनाडु, आपके पास केरल है जहां आपकी सरकार कभी भी नहीं आई है. तो मैं पूछना चाहती हूँ, पार्टी की कुछ मदद कर रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, और जो गलत चीज भी करते हैं आप लोग साथ में? नहीं, हमारे पास स्ट्रैटेजिस्ट दिल्ली में मौजूद है जी. वो स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, और जो स्ट्रैटेजी वो तैयार करते हैं उसमें मदद के लिए हम लोग होते हैं. तो मुझे अभी जैसे 2 तारीख को मैं बंगाल जा रहा हूँ, बंगाल में मुझे एक कार्यक्रम दिया गया है,
तो जहाँ मुझे भेजेंगे वहाँ मैं जाऊँगा। प्लानिंग में अभी मदद नहीं कर रहे हैं दिल्ली जाकर? जी नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पूछने दीजिए, ऐसा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश जो कि सीटों के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पार्टी के लिए भी, वहाँ उत्तर प्रदेश में ना थोड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, थोड़ा समीकरण वहाँ ठाकुरों और ब्राह्मणों का बिगड़ा हुआ है और आपकी पार्टी बड़ी डेस्परेटली एक ब्राह्मण फेस ढूंढ रही है, एक ब्राह्मण प्रभारी, ब्राह्मण इंचार्ज जिसको वो वहाँ इस्तेमाल कर सके। तो मैं पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी, कहीं वो उस रास्ते निकल रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में इंचार्ज प्रभारी का रोल निभाने के लिए? क्योंकि इन द अवेलेबल लॉट सबसे ज्यादा सूटेड तो आप ही लग रहे हैं उसमें। देखिए, मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताता हूँ, आप लोगों को खबरें बनानी है इसलिए आप ब्राह्मण, ठाकुर ये सारे विवाद खड़े कर देते हो। उत्तर प्रदेश ने बार बार ये दिखाया है, ब्राह्मण ने, ठाकुर ने, कुछ नहीं, पिछड़ा नहीं, अति पिछड़ा नहीं, सारे के सारे हिंदुत्व के पीछे, सारे के सारे सनातन के पीछे। और मैं ये आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूँ कि इस विधानसभा के चुनाव में भी पूरी मेजॉरिटी के साथ और 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और ये समीकरण हम लोग नहीं बिठाते, तो हमारे ऊपर ये आरोप ना लगाएं, ये काम आप ही लोग का है। आप नहीं, ही लोग अब हमारे बांटते को तो हम तो देखते नहीं भाई क्या कास्ट है और कौन है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पार्टी वालों को प्रॉब्लम होती है कि आप ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है आपको भी पता है ये बात। नहीं भाई, मुझे तो ऐसा कभी ध्यान में आया नहीं। मैं 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, फिर 48 घंटे का चीफ मिनिस्टर नहीं 72 घंटे का चीफ मिनिस्टर रहा और फिर वापस चीफ मिनिस्टर बना। 3 बार मेरी पार्टी ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। ठीक है, अब ऐसा है कि आपकी जो सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में हुई है बीएमसी, उस पर आते हैं और आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपकी इलेक्शन एनालिसिस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इट्स वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए ये सवाल मैं पूछना आपसे चाहती हूँ फडणवीस जी कि आपकी विनिंग अलायंस रही, यू हैव बिकम द बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएमसी। लेकिन जब ये चुनाव पास आ रहे थे तो जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सबने ये कहा कि भाई उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव हार जाए लेकिन मुंबई के मराठी उसे कभी हारने नहीं देंगे। तो मैं ये अब आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका कौन सा पासा काम आ गया फडणवीस जी, या फिर व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम कि वो औंधे मुंह गिरे और ऐसा गिरे, ऐसे समय पे गिरे कि 20 साल में पहली बार 2 भाई साथ आ गए, उसके बाद भी गिरे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुंबई का मराठी आदमी है वो भी तो सोचता है, समझता है, देखता है आपने क्या किया है। 30 साल में मुंबई के मराठी आदमी को उद्धव ठाकरे जी ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। विशेष रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 15 सालों में जब से उद्धव जी स्वयं मुंबई की महानगर पालिका संभाल रहे हैं, मैं तो हमेशा, आपको पता है, मैंने तो भाषण में ओपन चैलेंज दिया था कि उद्धव जी विकास के ऊपर एक वाक्य बोले तो मैं 100 रुपये दूंगा। धीरे धीरे मेरा वो जो मतलब प्राइज मनी है बढ़ते बढ़ते 3000 रुपये तक पहुंचा, फिर भी उन्होंने डेवलपमेंट पर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उनको चैलेंज दिया था कि मुंबई का एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट, इतने सालों से उनके पास महानगर पालिका है, तो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट वो बताए, वो नहीं बता पाए। देखिए, हम लोगों के बोलने की बात अलग है और करने की बात अगर अलग है तो लोगों को डिफरेंस दिखता है। इतने सालों में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई से बाहर चला गया, वो कहीं तो मीरा भाईंदर गया, इधर कल्याण डोंबिवली गया, फिर वो भिवंडी गया, उसके आगे चला गया, वो कर्जत तक वो चला गया। तो आप तो मुंबई के मराठी आदमी के बारे में केवल बोलते रहे, लेकिन आपके हाथ में इतनी बड़ी महानगर पालिका थी, आप उसको घर भी नहीं दे पाए। और लोगों ने जब देखा कि हमने बीडीडी चाल का रीडेवलपमेंट करके जो मुंबई का बिल्कुल आम मराठी आदमी है उसको 120 फुट के घर से 500 फुट के घर में वहीं पर साउथ मुंबई में उसको हमने लाया। ऐसे ही कितने अलग अलग हमने जो रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम हाथ में लिए, इसमें लोगों को ध्यान में आया कि असली या असल में अपने साथ कौन खड़ा है। तो मुंबई के मराठी लोगों ने भी हमको वोट दिया और जो अन्य भाषी लोग हैं उन्होंने भी हमको वोट दिया। और मैं पहले दिन से कहता था कि ये जो लोग मराठी आदमी को अपनी बपौती समझते हैं, उनको कहीं ना कहीं मराठी आदमी को जवाब तो देना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किया है।
तो ये कुछ नहीं किया, इसलिए दोनों तरफ से हमको वोट मिला और हम चुनकर आए। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया वो तो आपने गिना दिया, पर आपने क्या किया वो ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ फडणवीस जी। ऐसा है कि इस इलेक्शन में आपकी पार्टी की ऐसी ज़बरदस्त डेस्परेशन देखने को मिली, वो यूं कि आप लोगों ने कई जगह कांग्रेस, AIMIM ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया। आपने हालांकि बाद में कहा ये गलत हुआ, मैं एक्शन लूंगा, मैं उसको सस्पेंड करूंगा, पता नहीं क्या क्या कहा आपने। कहा मुझे नहीं पता कैसे होता है, पत्ता नहीं हिलता है यहाँ फडणवीस जी आपके बगैर। लेकिन चलिए आपने उनके ऊपर डाल दिया कि ये सब गलत हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, ये मतलब कहते हैं ना जैसे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, वैसे ही लगता है कि ऑल इज फेयर इन फडणवीस जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, कुछ भी करेंगे सत्ता में आने के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों को पता कुछ होता नहीं है। पता तो मुझे होता है, और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं मानो कोई हमने नहीं, मैं आपको मुझे मालूम है, आपको बता देता हूँ। पहली बात तो जो है कि बदलापुर में जो बात चली कि हमने कांग्रेस से हाथ मिला, हमने कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस के 13 कॉरपोरेटर्स ने बदलापुर की नगर पालिका में कांग्रेस को छोड़कर हमारी पार्टी में प्रवेश किया, और उसके बाद हमारा तो नगराध्यक्ष चुनकर आया था, हम उनके भरोसे नहीं थे, हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया था, बाद में उन्होंने हमारी पार्टी में प्रवेश किया। दूसरा, जो MIM की बात आप कर रहे हो, वो तो अकोला जिले की एक बहुत ही छोटी सी नगर पालिका जिसमें टोटल वोटर 12,000 है, उस नगर पालिका में हम लोग चुनकर आए, हमारा नगराध्यक्ष आया। उपनगराध्यक्ष के लिए हमको 2-3 वोट कम थे, तो हमने NCP के साथ अलायंस किया, NCP के साथ। बाद में जब हमारे ध्यान में आया, यहाँ ये होता है कि हमारे कानून में पोस्ट पोल अलायंस आप कर सकते हो और पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो जब हमने पोस्ट पोल अलायंस NCP के साथ किया तो हमको ध्यान में आया कि NCP की को जो एक नॉमिनेटेड कॉरपोरेटर चाहिए, इसके लिए उनको लोग कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी MIM के साथ रजिस्ट्रेशन किया था। जैसे हमको ये पता चला, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। हमने कभी MIM से अलायंस नहीं किया, हमने उनके साथ का हमारा अलायंस भी तोड़ा। और जिस MLA ने बिना ये सारी सच्चाई को जाने NCP के साथ अलायंस किया था, बहुत सीनियर MLA था, उसको हमने पार्टी से निकालने का नोटिस भी दिया और सस्पेंड भी किया। ये चंद्रपुर और भिवंडी में क्या हुआ? देखिए, चंद्रपुर में आपको पता है कि जो शिवसेना कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं भाई, उसको रातों रात उठा के ले आए आप हमने किसी को नहीं, आप वही मैं बोलता हूँ, आप लोग पूरी जानकारी लेते नहीं हो और जो हमारे ऊपर तोप की तोप डालते रहते हो। इसलिए समझ लीजिए, भिवंडी में हमने किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। ये बात जरूर है कि हमारे 6 लोग टूटे भिवंडी में, बीजेपी के टूटे 6 लोग, और वो उनके साथ गए, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे साथ नहीं है वो, ये 6 लोग हमसे टूटे, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। भिवंडी में एक्चुअली सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही थे अगर हमारा अलायंस को हम देखें, और मुझे लगता है कि हम बना सकते थे, लेकिन कुछ हमारी अड़चनें थी, उन अड़चनों में थोड़ा टाइम हमको लग गया। उस बीच हमारे 6 लोगों को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने वहाँ पर अपना मेयर बनाया। लेकिन चंद्रपुर में उल्टा हो गया। चंद्रपुर में ये हुआ कि चंद्रपुर में हमारे से 4 या 5 लोग वो कम थे, वो ज़्यादा थे, 4 या 5 लोग हमारे पास कम थे। ऐसे समय उद्धव जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के लोग टूटे और वो हमारे साथ आए और हमने अपना मेयर बनाया। देखिए फडणवीस जी, यहाँ मैं चंद्रपुर और भिवंडी थोड़ी डिस्कस करने के लिए बैठी हूँ, मोटा मोटी ये बताने के लिए बैठी डिस्कस तो हूँ वही कि कर रहे हो, आपकी डिस्कस तो वही कर रहे हो। अब देखिए, अब आपके सारे दलीलें यहाँ पर मतलब एक प्रकार से खोखली निकली, तो आप चिढ़ रहे हो मेरे ऊपर, नाराज हो रहे हो। मेरी कोई बात खोखली नहीं निकली, आपके बोलने से थोड़ी खोखली निकलेगी। तो आपके बोलने से थोड़ी सही निकलेगी। आप लोग की कोई सीमा ही नहीं है। आप गलत चीज को सही थोड़ी ठहरा सकते हो। अरे भाई, आप गलत चीज को थोड़ी सही ठहरा सकते हो। अरे इतनी बड़ी पार्टी है, लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। चलिए मान लीजिए कि गलती होती है, यही इतना ही भर मान लीजिए कि गलती करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैंने कब कहा नहीं करते? ऐसा दुनिया में कौन है नहीं करता? ओके, मुंबई BMC की जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन बैंक अकाउंट्स में आई एम टोल्ड 80,000 करोड़ का FT है। वो कई छोटे छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है फडणवीस जी। तो मैं अगर ये
आंकड़ा सही है तो आपसे समझना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे को श्रेय देंगे इसका, कम से कम इसका तो श्रेय देंगे उसको, 25 साल में इतना तो पैसे आप उन्होंने जमा किए। देखिए 80,000 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर 60-65 हज़ार करोड़ 70,000 करोड़ रुपया है। लेकिन मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए नहीं है कि जहाँ एक और मुंबई का आम नागरिक विकास के लिए राह देख रहा है, लोग स्लम्स में सड़ रहे हैं, मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अलग अलग प्रकार से अड़चनों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय मुंबई की महानगर पालिका में आप डिपॉजिट्स तैयार करें। और डिपॉजिट तैयार करना क्यों मूर्खता है मैं बताता हूँ। मुंबई की महानगर पालिका के जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4% मिलता है। हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 7% है। यानी हम उस पैसे की वैल्यू भी कम कर रहे हैं, उसका you're losing money। लेकिन हमने क्या किया, तो हमने चूंकि पिछले 3-4 सालों में हमारे मुंबई में बॉडी नहीं थी, तो वहाँ पर प्रशासक होने के कारण हम लोग वहाँ पर कुछ कार्य कर सकते थे, अब तो कर ही सकते। देखिए हम लोगों ने करीब करीब जो मुंबई में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 या 11 करोड़ 10,000 या 11,000 करोड़ होता था, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम 24,000 करोड़ तक लेकर गए। और बावजूद उसके हमने मुंबई के जो फिक्स डिपॉजिट है इसको बहुत डिप्लीट नहीं होने दिया। तो हमने अभी ये कहा है कि ये जो पैसा है ये जनता का पैसा है, फिक्स डिपॉजिट करके आप करोगे क्या? उस पैसे की वैल्यू आप कम कर रहे हो। तो एटलीस्ट मुंबई के लोगों के जीवन को बदलने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उन प्रोजेक्ट से आप पैसा दीजिए। देखिए मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ कि जिस समय इस मुंबई के मेट्रो का नेटवर्क मैंने शुरू किया, देश भर में जहाँ महानगर पालिका के क्षेत्र में मेट्रो का नेटवर्क बना, सब जगह महानगर पालिका ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई की थी जी। और जब मैंने मेट्रो का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया तो उद्धव जी ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम 1 पैसा नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो मेट्रो तैयार करना है, तो मैंने MMRDA के माध्यम से कर्जा खड़ा किया। तो अब आप देखिए, इसको आप मूर्खता नहीं बोलेंगे कि मुंबई के लोगों के लिए मेट्रो तैयार करनी है तो मैं 9% से 11% से कर्जा लेता हूं और 4% से पैसा पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मैं ये मानता हूं ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था उनके लिए? ये फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा था? उनको पता है कौन कर रहा था उनके लिए प्लानिंग। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहना भी अच्छी बात है, लेकिन वो कितना रखना चाहिए। और जब आपके सामने इतने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, उनको छोड़कर अगर आप पैसा केवल बैंक में रखते हो तो मैं इसको कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। ओके, अब ये बात क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की निकली, उद्धव ठाकरे की निकली, तो आपसे ये भी जरा पूछ ही लो मैं फडणवीस जी। राज ठाकरे आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पार्टी के लोग आज भी इवन टुडे नॉर्थ इंडियंस को खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। उन्हें मराठी नहीं बोलने के लिए वायलेंस उनके ऊपर होता है, पीटा जाता है उनको, गालियां दी जाती हैं उनको। और आप फडणवीस जी सच में कुछ नहीं करते इस बारे में। यू जस्ट खाना पूर्ति आप करते, आप कहते नहीं होना चाहिए, हम एक्शन लेंगे, एक आध किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर हैं आप, यू कैन एंश्योर दैट यू टेक एन एक्शन विच इज एग्जेम्पलरी इन नेचर, कि कोई हिम्मत ना करे कि किसी नॉन मराठी स्पीकिंग के ऊपर हाथ उठाया जाए, बट यू डोंट डू दैट। पहली बात तो ये है, ऐसी घटनाएं कितनी घटी? बहुत होती हैं। कितनी घटी? चलिए आप बताइए। गिनेंगे क्या? मैं आपको पूछता हूँ, होती है नहीं? नहीं कितनी घटी बताइए। तो आप नंबर, बताइए ना आपको कितनी नंबर घटी चाहिए क्या? देखिए 3-4 घटनाएं हुई है, वो भी गलत है, नंबर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 3-4 घटना, देखिए जब तक हम लोग यहाँ पर है किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, एक आधी घटना आप बात सुन लीजिए, एक आधी घटना होती है, छोड़ते नहीं है उसको, बंद कर देते हैं, ठोकते हैं उसको भी छोड़ते नहीं है। और मैं साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई के अंदर, देखिए मैं भी मराठी हूं, मुझे भी स्वाभिमान है, मैं भी मराठी की बात करता हूं, पर मराठी की बात करके कोई अगर यहाँ पर इस प्रकार से भेदभाव करेगा, हम चलने नहीं देंगे। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं चलेगी, कानून का ही राज चलेगा। कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, हमने की है, हमेशा करते रहे। और मुंबई में रहने वाले अन्य भाषियों के साथ आप पूछ लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार 5 साल पहले भी मैं रहा और आज भी जब से बीजेपी की सरकार है,
कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है क्या? कहीं डिस्क्रिमिनेशन खूब नहीं है, दिखाई देता कोई है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं है। मानेंगे अरे तो देखिए, क्या कोई होगा? कोई चिल्लर आदमी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के एक आधे कोने में किसी को के झापड़ लगा दे, आप नेशनल न्यूज बना के मानो मुंबई में खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं, इस प्रकार की आप भूमिका वहां तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मुंबई में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम हम होने भी नहीं देंगे। फाइन, अगर वो एश्योरेंस है आपकी तो, एंड पीपल आर लाइकिंग योर आंसर। ऑलराइट, बीएमसी चुनाव में आप लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को सबको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है? अब पता नहीं डेटा तो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आदित्य ठाकरे ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स आप रहे हैं चीफ मिनिस्टर, आपके सेंटर में आपकी सरकार, वहां से घुस घुस कर यहाँ पर कैसे चले आते हैं? जवाब कौन देगा? फिर इलेक्शन आएगा तो ये रोहिंग्या बोलेंगे, बांग्लादेशी बोलेंगे, उनको हटाओ, डिटेंशन सेंटर में लेके जाओ और इसका मुद्दा बनाएंगे। आप ही बॉर्डर्स तो आप ही लोग हैंडल कर रहे हैं, वहीं से घुस कर आते हैं, आपके बॉर्डर के अंदर आते हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, जवाब कौन देगा? मैं दूंगा, दीजिए। पक्का दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस समय हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, इस कार्रवाई को करते हुए हम लोगों ने ये कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोगों ने उसकी पूरी जांच की। तो ध्यान में आया, देखिए अल्टीमेटली हमारी बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है। इट्स अंडर बीएसएफ एंड इट्स अंडर नहीं, योर लेकिन बहुत बड़ी बॉर्डर है। अब उस बॉर्डर से ये लोग बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में आते हैं और कुछ जिले हमने चिन्हित किए जिन जिलों में पश्चिम बंगाल की सरकार इनको मदद करती है, ये वहां पर जाकर अपने कागजात तैयार करते हैं। ठीक है। और वो कागजात तैयार करके फिर किसी न किसी बहाने मुंबई में आते हैं और मुंबई के होटल में, मुंबई के जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, ये लोग वहाँ काम करना चालू करते हैं और फिर यहाँ के स्लम में रहना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने इनको ढूंढा और मैं आपको बताता हूँ, चूंकि ये डोमेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, लेकिन मैं आपको इतना पक्का बता देता हूँ कि आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हम लोगों ने पिछले 1 साल में पकड़कर बांग्लादेश वापस भेजे कितने? हैं। ये मैं इसलिए, मैंने इससे पहले भी मुझे लोगों ने पूछा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि भारत में बड़ी शांति के साथ ये कार्यक्रम पिछले 1 साल में बहुत ताकत से हुआ है और उसमें सबसे बड़ा नंबर ये महाराष्ट्र का है। हम लोगों ने उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। लगातार हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं, ये लोगों को। और अभी तो हम लोगों ने जो IIT बॉम्बे है उसके साथ मिलकर, क्योंकि देखिए ये तो बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ आते हैं, आने के बाद इनको ढूंढना आसान नहीं होता। बोलते हमारे जैसे ये, दिखते हमारे जैसे ये, तो ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया है, ढूंढना थोड़ा कठिन जाता है। और ये चूंकि वहाँ से पश्चिम बंगाल से सारे कागजात बनाकर आते हैं तो और भी मुश्किल जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने काफ़ी इनके रैकेट्स भी ढूंढे और अब IIT बॉम्बे के साथ हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमको 60-65% सफलता मिली है। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहुत फास्ट, क्या टूल है? अभी आएगा तो बताऊंगा आपको। हाँ। इससे हम लोग बहुत फास्ट जांच कर पाएंगे कि ये बंगाली मुसलमान है या बांग्लादेश से आया हुआ है, और उसके बाद और तेजी से हम इसको पूरा करेंगे। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक पश्चिम बंगाल की सरकार इस मामले में कड़ाई से काम नहीं करती तब तक इसको रोक पाना कठिन है। लेकिन हम लोग लगातार ध्यान देकर, हमने हमारे जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसमें भी अब सब लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप लोग किसको एम्प्लॉय करते हो या आप लोगों ने उसकी जांच करनी चाहिए। अगर आपने गलत लोगों को एम्प्लॉय किया, लाया, क्योंकि ये सस्ते में आते हैं, सस्ता कम पैसे में काम करते हैं, तो उस लालच में इन लोगों को काम मिल जाता है। तो हमने उनको कहा है कि आपको भी हम लोग इसमें लपेटेंगे और आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो गलती सारी ममता बनर्जी की और किसी की नहीं? नहीं, देखिए बड़ी गलती उनसी है, सारी उनकी ऐसा नहीं कहूंगा। फडणवीस जी इन चुनावों की बात कर रहे हैं, एंड समथिंग वेरी ट्रैजिक हैज आल्सो हैपेंड। मौका नहीं लगा आपसे उसके बारे में बातचीत करने का। अब इन्हीं चुनावों के बीच योर वेरी डियर फ्रेंड अजीत पवार जी
की मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में, एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपकी सरकार में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, जो शायद भरा नहीं जा सकता है. And you have been getting emotional every now and then. We've seen that. You wrote that article, Dada, you missed the deadline. That really touched people's hearts, Fadnavis ji. Just want to know how you're dealing with that loss, because he was a dear friend of yours. देखिए क्या होता है कि कई सालों से अभी हम लोगों ने साथ में काम किया, और जब हम दोनों अलग अलग पार्टियों में थे तब भी एक हमारा अच्छा इक्वेशन रहा है, दोस्ती भी काफ़ी रही है. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अजीत दादा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बहुत प्रैक्टिकल विचार करने वाले व्यक्ति थे. आपने मुझे मेरे पिछले इंटरव्यू हाँ जी, में बिल्कुल. प्रैक्टिकल मित्र कहा था वो उनके बारे में. एकदम हर पॉलिटिक्स में समय की मांग क्या है ये समझने वाले आदमी वो थे. कभी ईगो में नहीं अटकते थे, या कभी एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जिस समय जो निर्णय लेना चाहिए लेने वालों में से वो थे. और हम लोगों का इक्वेशन काफ़ी अच्छा था. सरकार चलाते हुए भी हम लोग साथ में ठीक से काम करते थे. और स्पेशली क्या था कि अजीत दादा का फिस्कल प्रूडेंस के मामले में काफ़ी एक उनकी बात होती थी. एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो काफ़ी कड़ाई से काम करते थे, तो मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अचानक उनका हमारे बीच से चला जाना, निश्चित रूप से ऐसे समय जो आदमी के साथ रोज आप काम कर रहे हो, उसके एक दिन पहले हम लोग सुबह कैबिनेट में साथ में थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी में साथ में थे, उसके बाद करीब पौने एक घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, कई चीज़ों पर हमने बातें की. तो ऐसे समय मतलब जब एक अनइमेजिनेबल इस प्रकार की ऐसी घटना होती है तो इट कम्स टू यू लाइक अ शॉक. तो हमारे लिए भी एक शॉक था. लेकिन अब गाड़ी तो हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन गाड़ी तो कभी रुकती नहीं है. जी, आखिरी कब बात हुई आपकी अजीत पवार जी से, और किस बारे में बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैंने कहा कि जैसे एक दिन पहले हमारी कैबिनेट की बैठक हुई, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में भी कई चीज़ों पर हमारी चर्चा हुई, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों कम हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स क्यों होते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की. उसके बाद फिर हम लोग मेरे एंटी चैम्बर में बैठे, उस समय हमने पॉलिटिकल बातें की, क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, क्या चल रहा है, हम लोगों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें कौन से जिले में क्या करना है, ऐसी कई चीज़ें की. एक दो लोग उनके आए, उनके साथ बातचीत की, फिर हम दोनों अकेले बैठे, तो कई प्रकार की बातचीत हमारी उस समय हुई. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो आखिरी बात होगी. You think आपकी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन will that feel the same to you after him? देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपनी एक जगह बनाता है, और जब वो व्यक्ति नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम तो आपको फील होता ही है. लेकिन अल्टीमेटली आगे तो बढ़ना पड़ता है, तो वो तो धीरे धीरे उस वॉइड को समय के साथ जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भरते रहती है. इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अब सुनेत्रा ताई जो उनकी वाइफ है, शी हैज़ बिकम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, शी इज ट्राइंग टू कोप अप, वो प्रयास कर रही है, हम लोग उनके साथ में, तो गाड़ी आगे बढ़ते रहेगी. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना फडणवीस जी, और आप लोग बढ़ रहे हैं आगे. लेकिन हुआ यूँ कि ये सारी चीज़ के बीच में भी आरोप लगे आपके ऊपर, और आरोप ये लगे कि इतनी जल्दी फडणवीस जी ने सुनीत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया कि मौका ही नहीं दिया शरद पवार को जो वो करना चाह रहे थे. शायद उस वक्त विलय की बात हो रही थी दोनों गुटों के बीच में, शायद अगर आप थोड़ा समय दे देते तो विलय हो भी जाता, और अगर ऐसा होता तो शरद पवार के चुने हुए कोई इंसान आपके डेप्यूटी सीएम होते, सुनेत्रा पवार नहीं होती. पर आपने ये मौका शरद पवार को दिया नहीं. वंस अगेन यू स्नैश्ड इट फ्रॉम राइट अंडर हिज नोज, व्हिच यू आर वेरी स्मार्ट एट डूइंग. तो ये तो आरोप आपके ऊपर लगे, क्या कहें? देखिए, रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उनकी पार्टी है, मेरी पार्टी थोड़ी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बैठकर ये निर्णय किया कि सुनेत्रा पवार जी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए. डेट उन्होंने तय की, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कागज दिया, उन्होंने कहा कि इस डेट को करना है. हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने कहा तो हमने उसको हाँ पढ़ी. इसलिए ये कोई निर्णय हमने किया हुआ निर्णय नहीं है, ये उनकी पार्टी ने किया हुआ निर्णय है. और कभी कभी वक्त का एक तकाजा होता है. अब देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की बहुत ही
हत्या हुई थी, एक बिल्कुल जिसको घृणास्पद कह सकते हैं, इस प्रकार की उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद क्योंकि उस समय की कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि तुरंत हम लोगों ने राजीव जी के हाथ में कमान देनी चाहिए, तो उस बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद उसी दिन शायद, मुझे नहीं लगता है कि राजीव जी भी उस मानसिकता में रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने तय किया और उसी दिन राजीव जी ने शपथ ली। जी, राजनीति में कई बार पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय के साथ सबको खड़ा होना पड़ता है। उनके पार्टी ने मिलकर ये निर्णय किया, तो हमारे साथी है, उनके निर्णय को हमने मान्य किया। पर उस वक्त एक वीडियो रिलीज किया गया था, ये अजीत पवार जी के जाने के मुझे लगता है एक ही दिन बाद एक वीडियो रिलीज हुआ था शरद पवार जी के एनसीपी गुट के द्वारा। उसमें अजीत पवार जी बैठे हैं, शरद पवार जी बैठे हैं, सबके बीच में बातचीत हो रही है। उन्होंने क्लेम किया 17 जनवरी की वीडियो थी, एज रीसेंट एज दैट, जस्ट अबाउट 10 days बिफोर ही पास्ड अवे। और ये विलय की बातें हो रही थी। वो वीडियो तो अब सबने चलाया उस दिन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ये वीडियो? कि पहली बात तो यह है कि सभी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्पष्ट किया कि वो जो वीडियो था वो एआई इन एग्रीकल्चर का एक प्रदर्शन बारामती में होने वाला था। उस प्रदर्शन की मीटिंग का वीडियो था, कोई विलय की मीटिंग का वीडियो नहीं था। ये सबने स्पष्ट किया, बाद में इधर के लोगों ने भी माना कि उसका। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वापिस ये रॉन्ग नंबर है। विलय की बात अगर उन दोनों में हो रही है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं था। हाँ, मैंने ज़रूर कहा कि अगर विलय की बात फाइनल होती तो अजीत दादा को हमको तो पूछना पड़ता ना जी, कि हमारे साथ वो, अगर उन्होंने हमको, हमारे से ऐसी कोई परमिशन नहीं ली थी कि भाई इस डेट को मुझे विलय करना है तो आप लोगों की हामी है कि नहीं, चूंकि हम आपके साथ हैं, ऐसी मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। ताकि उनकी कोई अगर आपस में बात हुई हो या कोई बहुत उनकी सीक्रेट बात हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। ये रोहित पवार जी जो पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हैं ये बोलने के लिए कि साजिश थी, उनकी हत्या की गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसकी जांच डीजीसीए कर रहा है, डीजी एयर सेफ्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने सीआईडी की जांच शुरू की है। उनके घर वालों ने मांग की तो हमने सीबीआई को कहा है कि आप जांच कीजिए। मैंने ये कहा है कि जिसके जिसके मन में जो जो शंकाएं हैं वो सारी शंकाएं वो डीजीसीए को भेजे और उसके ऊपर उनसे जवाब मांगे। आज श्री रोहित पवार, इन्होंने मेरी भी मुलाकात की, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है जी, उनका जो पत्र है उसमें जो शंकाएं उन्होंने व्यक्त की है उस पत्र को मैं, मेरा पत्र जोड़कर डीजीसीए को भेजने वाला हूं और उनको कहने वाला हूं इन सब मुद्दों की भी जांच की जाए। डू यू सस्पेक्ट फाउल प्ले? पहली बात तो यह है कि अभी जब जांच चल रही है तो हमने कोई पतंगबाजी करना ऐसे मामले में ठीक नहीं होता है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अल्टीमेटली जो व्यक्ति मृत है उस व्यक्ति की डिग्निटी का भी विचार हमको करना पड़ता है और उसके परिवार के भी जो डिग्निटी है उसका विचार हमको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग पतंगबाजी करें, हवाई फायर करें, ये मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा। जल्दी से एक आखिरी सवाल, एक रैपिड फायर एंड देन वी विल रैप इट अप, है ना? इतने देखिए इलेक्शंस अभी आए, मैं आपको जैसे जोर से मिर्ची लगी इंट्रोडक्शन पे, ऐसा है कि जब मिर्ची तो आपको लगे, मुझे क्या लगने वाली है? फडणवीस मिर्ची तो आपको लगी रही है। उस दिन आपने क्या कहा था? आप अपना समाधान कर लीजिए कि मुझे मिर्ची लगी, आपको अच्छी नींद आएगी। सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए। ये नीतीश राणे जो परसों तरसों घूमकर ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद करेंगे, सारे मदरसा बंद कर देंगे, मॉस्क तोड़ देंगे, लोगों को वहां नहीं भेजना, वहां टेररिस्ट पनपते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ब्लैंकेट क्या आप लोग चलाते रहते हैं और आप कहेंगे कि हम हिंदू हिंदू नहीं करते हैं। आपको तो जब कन्वीनियंट लगता है, और नीतीश राणे जैसे को मैं वर्ड यूज करूं, छोड़ के रखा है आपने। आप यू विल नॉट रेन, आप छोड़ देते हो उसको, करो जितनी गंदगी मचानी है समाज में जाके मचाओ, मैं देख लूंगा, क्योंकि आपका फायदा होता है। ऐसे ही करते हैं आप लोग काम। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या बोलती है ये तय होता है मेरे बोलने से, किसी के बोलने से नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यहाँ तय होती है, मैं जो बोलता हूँ उससे तय होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वोच्च नेता मुझे बनाया है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो बीजेपी की नीति है, बाकी कोई कहता है तो उसका अपना कहना है। वो कोई डिसोन कर दिया आपने नीतीश राणे को। वो बीजेपी की डिसोन क्यों करना है भाई, मेरा मिनिस्टर है।
जहाँ तक नितेश राणे का सवाल है, कभी कभी बोलने में वो जब ज़्यादा बात बोल जाते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि आपका ये कहना सही नहीं है, आपने इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। लेकिन मदरसों के बारे में उन्होंने जो बात कही है, वो बात जिस समय हमारे यहाँ पर कुछ मदरसों में ये ध्यान में आया कि उसमें बाहर से फंडिंग भी आ रहा है और जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो चीज़ें सिखाने लायक नहीं है, उस समय उसके ऊपर दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं रैपिड फायर से इसे खत्म कर रही हूँ। फडणवीस जी, अनदर 1 मिनट टू गो, और जल्दी थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, लेट मत करिएगा। राजनीति के शतरंज में किसके साथ खेलना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, शरद पवार या उद्धव ठाकरे? खिलाड़ी तो शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे तो मोरे है। तो शरद पवार जी खिलाते हैं उद्धव ठाकरे जी को, पर आप कुछ कर नहीं पाए, बस पार्टी तोड़ दिया आपने। बस जब समझ नहीं आया कि करूं क्या, दोनों की पार्टी तोड़ डाली। हमने क्या किया आपको ही समझ में नहीं आया अभी तक। कठिन क्या है, मुंबई का ट्रैफिक क्लियर करना या गठबंधन महायुति के नेताओं को एक पेज पर लाना? दोनों आसान है। मुंबई का और ट्रैफिक भी हम क्लियर कर रहे हैं और एक ही पेज पे चल रहे हैं। एक आपके शिंदे जी नाराज घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और ट्रैफिक तो आप डीकंजेस्ट कर ही नहीं पाए, तो यू फेल्ड एट बोथ। नहीं, टू बी फेयर टू शिंदे जी, देखिए हर आदमी की एक प्रकृति होती है। अब शिंदे जी धीर गंभीर इस प्रकार के व्यक्ति है, धीर गंभीर। अब वो बेचारे बैठते हैं तो आप लोगों को लगता है नाराज बैठे हुए, अब वो कम बोलते हैं तो आपको लगता है नाराज बैठे हुए। अब करे तो क्या करे, उनकी खेती सातारा जिले में, कभी वहां चले जाते हैं तो आप न्यूज चला देते हो कि शिंदे जी गुस्से में खेती करने के लिए चले गए। अरे भाई, अपनी अपनी प्रकृति होती है, मैं हंसते रहता हूँ, वो गंभीर रहते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र की पिछले 5 साल की राजनीति पर किताब लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या देंगे फडणवीस जी? देखिए, 2 टाइटल दे सकते हैं। एक तो टाइटल पक्का शतरंज के खिलाड़ी देना पड़ेगा, और शतरंज, लेकिन इसका जो टाइटल है वो ये, मैं लौट कर आया। अच्छा, ओके। और फाइनली ये सिचुएशनल है, लास्ट 1 मिनट। मान लीजिए आप उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आप तीनों विधानसभा के एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, क्या बातचीत होगी आप लोग के बीच में? बातचीत तो उनमें वो होगी, मेरे को तो रेफरी का काम करना पड़ेगा। मेरी क्या बातचीत होगी? रात के 2 बजे फडणवीस जी, अगर आपका फोन बजता है, इट्स एज अ प्राइवेट नंबर, यू पिक इट अप, इट्स उद्धव ठाकरे जी, पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? रात को 2 बजे? 2 जी, वैसे आप तो सोते 4 बजे वो ना? जल्दी सोते हैं। हाँ? वो जल्दी सोते हैं, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, चलिए। और फिर अगर उनका फोन आने वाला ये पता रहा, हाँ, तो मैं रिंगटोन लगा के रखूंगा, दोस्त ना रहा। फडणवीस जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए, आपने शिरकत की हमारे आइडियाज ऑफ इंडिया में, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.